हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम किया जाता है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का। हम लोगों ने 10.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखा है और उससे रिलेटेड जो भी हमारे हिंट एंड सॉल्यूशन था वो सारी चीज़ों को भी हम लोग देखे हैं। अगर वो वीडियो हमारा अभी तक नहीं देखें तो कृपया करके वीडियो को पहले देख ले। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर को लेकर के। और एक्सरसाइज 10.2 में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास दिया गया, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। दो वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, और इस एडिशन ऑफ वेक्टर में हमको पढ़ना है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर, ठीक है ना। फिर पढ़ना हमको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है इस वेक्टर का। फिर हमको पढ़ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया तो उसके डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे। फिर हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है उसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन दो वेक्टर के कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है उसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग दो पॉइंट्स है ना, उसको पढ़ेंगे हम लोग। जब दो पॉइंट को ज्वाइन करता तो वेक्टर कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग का सेक्शन फार्मूला। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो वेरी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर को लेकर के। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे देखिए तो हमारे पास प्लेन में दो वेक्टर दे रखा है। एक तो हमारा देखो ये हमारा है वेक्टर ए है और ये हमारा कोई वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर है और वेक्टर बी है। तो हमको क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर को हम लोग जोड़ना है। तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो वेक्टर ए को तो एज इट इज रहने दो, वेक्टर बी को पैरेलली डिस्प्लेस कर दो और वेक्टर बी का जो इनिशियल पॉइंट है और वेक्टर ए का जो टर्मिनल पॉइंट है दोनों को ज्वाइन कर देना है। मतलब इसको पैरेलली डिस्प्लेस तो करना है, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन कर करके वेक्टर बी को हमको स्केच करना है। और आपने पढ़ चुका है फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट ना। फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया है कि आप वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं बिना इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज कुछ लाए, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हमारा वेक्टर ए है और ये देखो हमारा हो जाएगा वेक्टर बी, ठीक है ना। अब फिर क्या करना है, इसका इनिशियल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट से अगर जोड़ देते हैं तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। और यही रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आपका रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि ये ट्रायंगल्स को फॉर्म भी कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर कोई भी दो वेक्टर किसी ट्रायंगल का किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो थर्ड साइड उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, कुछ इस मैनर में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत तो मुझे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा हो गया। अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मान लो कि ये कुछ पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। तो मिला क्या, ए से बी गए, ठीक है, ए बी वैक्टर, फिर बी से सी गए प्लस बी सी वैक्टर, ठीक है ना। और रिजल्टेंट इसका क्या हो गया आपका, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इजिकल्स टू ए सी वैक्टर। अगर ऐसा हो जाए कि ये हमारा कुछ क्या है, ए बी है और ये हमारा क्या है, कुछ बी सी है, और ए से सी ना जा करके सी से ए जाए और इसका साइड का अगर सम लेना चाहें तो क्या होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर क्या होगा। तो देखो इस वाले रूल से देखो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर ए सी वैक्टर हुआ है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए सी वैक्टर है ना प्लस सी ए वैक्टर। सी ए वैक्टर क्या होगा, सी ए वैक्टर जो है ना जस्ट ए सी का रिवर्स है। मतलब सी ए को अगर ए सी बनाओगे तो क्या रहेगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपने सीख चुका। फाइनली क्या होगा, ये जीरो वेक्टर हुआ था। तो बेसिकली यही हमारा क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। और दूसरा अब हमारा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। अब ये समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का था सेम यही जो दोनों वेक्टर है, अगर ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम, ये वेक्टर ए कुछ है और ये वेक्टर बी कुछ हमारा है, और ये दोनों वेक्टर अगर हमें किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट आपका करता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास करने वाला जो वेक्टर होगा वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ऐसे देखा जाए तो ये देखो आपका एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड दो एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड अगर नहीं जानते हो तो समझ लो कि दो साइड्स को हम लोग एडजेसेंट तभी कहेंगे अगर उन दोनों साइड्स के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये दो साइड को, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से पास करने वाला जो वेक्टर होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज वही हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, और देखा जाए तो चूंकि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, तो ये भी आपका वेक्टर ए कुछ हो जाएगा, ये भी आपका कुछ वेक्टर ए हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या गया, ये वेक्टर गया, फिर इसके टर्मिनल से इनिशियल को जोड़ करके दूसरा वेक्टर को लिखा, फिर इसका इनिशियल से इनिशियल, टर्मिनल से टर्मिनल ज्वाइन करके आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर लिखा गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपका ये हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा, और ये क्या होगा आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आपका ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ भी दोनों क्या हमारा सिमिलर है, ये हमारे थे। इसके बाद से पैरेललोग्राम लॉ ये हो गया हमारा, और इसके बाद से अब हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या आता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हमारा जो पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है कि फॉर एनी टू वेक्टर, कोई दो वेक्टर है ए एंड बी, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, आप कंफर्टेबल हम बोल रहे हैं आप लिखने भी तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो, ठीक है। तो दोनों जो रिजल्ट होगा आपका, दोनों रिजल्ट आपका बराबर आएगा, इसमें रिजल्ट में कोई भी अंतर आपका नहीं आएगा। दूसरा इसी में होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ समझते हैं, हमारे पास कोई तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और मुझे इन तीनों वेक्टर को जोड़ने हैं। तो तीनों वेक्टर को हम जोड़ने कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखो, तो अभी तक आपने नंबर्स को जोड़ना सीखा है, और तीन नंबर को जब हम लोग जोड़ने की बात करते हैं तो पहले कोई दो को जोड़ते हैं, उसके बाद उन दोनों का जो सम है उसमें तीसरा को जोड़ते हैं। अब दो को जोड़ने का हमारा रेफरेंस अलग हो सकता है, कोई बंदा अगर चाहे तो इन दोनों को पहले जोड़ ले उसके बाद इसको जोड़े, या कोई बंदा चाहे इन दोनों को पहले जोड़ ले फिर इसको जोड़े। तो फाइनली जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में कोई भी चेंजेज नहीं मिलता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद तो तीसरा हमारा जो होता है ये क्या, तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है, तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं। ये भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, एक्चुअली फैन चल रहा था शायद आवाज़ गड़बड़ा जाता है, बंद कर दिए उसको भाई। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए दे रखा है, तो उस वेक्टर में हम लोग क्या जोड़े, वेक्टर ए दे रखा है, उस वेक्टर ए में हम लोग क्या जोड़े कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर कुछ ना फर्क पड़े उसमें हम जोड़ेंगे जीरो को, क्योंकि जीरो को जोड़ने के बाद ही उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो के अलावा कुछ भी जोड़ते हो तो उसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ता है। आइडेंटिटी का तो यही मतलब होता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा वो वेक्टर है जो जीरो मैग्नीट्यूड को रखता है। तो वेक्टर हमारा कौन सा है, जीरो वेक्टर जो होता है वह जीरो मैग्नीट्यूड को रखता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि वेक्टर ए में अगर हम जीरो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ए ही होगा। जीरो वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो फॉर एनी वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, और इस जीरो वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं
एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद चौथा वेक्टर आता है हमारा बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, आप समझते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स है कि फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, और इस एक वेक्टर में क्या जोड़ा जाए कि आपको जीरो वेक्टर मिला जाए। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में उसी का जस्ट निगेटिव से अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर जीरो मिल जाएगा। तो वेक्टर ए का जो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर है, माइनस ऑफ वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। और यही था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, प्रूफ उतना नेसेसरी नहीं है, और जनरली हम लोग ये बोर्ड स्पेशल बैच ले रहे हैं, और प्रॉपर्टीज के ऊपर कई एक बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सो ये भी ज़रूरी है आप लोग भी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर। देखते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर, हमें किसी वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। अब स्केलर देखिए दो तरह का होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव स्केलर, दूसरा होता है आपका निगेटिव स्केलर। तो सबसे पहली बात है कि किसी वेक्टर में अगर आप उस किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से उस वेक्टर में जिस स्केलर क्वांटिटी से उस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए में एक हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। तो क्या सर मैग्नीट्यूड ही बढ़े में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा? तो डिपेंड करता है। अगर आपने पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो केवल मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। अगर आपने निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया, जैसे आपको दे देगा माइनस हाफ ए दे दिया, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, तो इस वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, आधा, इस वेक्टर ए का हमारा आधा है ना। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर था, देखिए इस डायरेक्शन हमारा वेक्टर जा रहा था, लेकिन माइनस लगने की वजह से इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ गया हो गया। जैसे हमको अगर कह दिया 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, तो इसी ये जो वेक्टर होगी अब 3 गुना हो जाएगी, इसका लेंथ जो होगा अपने लेंथ से 3 गुना हो जाएगी। लेकिन क्या बताइए कि इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, तो इसके डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। और यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ अ स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखते हैं हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमारा होता है कि ये देखो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस, और ये आपका कुछ ओरिजिन है। आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आई कैप। सिमिलरली ओरिजिन से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं जे कैप, और उसी प्रकार जेड एक्सिस की ओर ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं के कैप। ठीक है, अगर इसी में मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ बेटा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट ए जो है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो पहली बात कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा।
तो कैसे लिखते थे, पहले x फिर y फिर z। तो x कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, z कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये हो गया। उसी प्रकार पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट बी जो है ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, पॉइंट बी y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 1 होगा, z कोऑर्डिनेट फिर 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार पॉइंट सी z एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट सी पर x वाला पार्ट 0 होगा, y बराबर 0 होगा, z बराबर फिर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी में अगर हम आते हैं फिर से कि ये देखिए हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा है, और ये तो आपका ओरिजिन है बेटा। और ये कुछ बना लेते हैं हम फिगर, सो दैट कि हम लोग कंपोनेंट फॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है। ठीक है, और यही जो OP जो आया इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। एक्सरसाइज 5.1 में मैं आपको बताया हूँ OP को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब आइए पॉइंट P का एक्स वाई जेड आपका ये दे रखा है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो ये x आपको पता है कि x एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस को हम लोग ने आई कैप कहा था। तो उसी प्रकार x एक्सिस के डायरेक्शन में x यूनिट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स आई कैप हम लोग कहेंगे। ये पॉइंट ए ले लो, तो ये डिस्टेंसेस हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंसेस हमारा हो गया एक्स आई कैप। उसी प्रकार y एक्सिस के डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस कुछ मान लो b है, इसको हम लोग कहेंगे कुछ j कैप कहेंगे, क्योंकि एक यूनिट डिस्टेंस को हम लोग j कैप कहते हैं। ठीक है ना, तो y यूनिट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, y j कैप कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार z एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्टेंस को हम लोग k कैप कहते हैं, तो हम लोग जेड यूनिट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, जेड के कैप कहेंगे। और ये पॉइंट P है, उसी का ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा P डैश दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। और हमको निकालना कि ये OP वेक्टर क्या होगा। ठीक है, OP वेक्टर क्या होगा, OP का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, ये P डैश P और ये जेड एक्सिस, नहीं लग रहा है कि ये P डैश और P, ये देखो जेड एक्सिस है हमारा, ये देखो हमारा P डैश और P है। तो ये दोनों वेक्टर हमारा देखो क्या पैरेलल है, तो हमारा उस हिसाब से OC और ये P डैश P ये दोनों बराबर होगा, क्या रहेगा आपका, जेड के कैप के बराबर हो जाएगा। अगर आप क्यूब क्यूबाइड को अच्छे तरह से समझते हैं तो होना चाहिए, क्यूब है और क्यूब में आपको पता है कि लंबाई हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, तीनों क्या होता है, बराबर होती है। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर जेड के कैप इसको लिखेंगे। उसी प्रकार देखो, ये OB वेक्टर और ये AP डैश वेक्टर, OB वेक्टर AP डैश वेक्टर, बेस का देखो ना, OB और AP डैश ये दोनों भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। उस हिसाब से AP डैश इज इक्वल्स टू OB डैश है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका y j कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, निकल गया हमारा y j कैप। अब आइए देखो, तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ हमको लग रहा है कि नीचे में बेस को देखो, ये जो बेस है, बेस देखो क्या आया है ना, देखो बेस हमारा कुछ ये आया है, बेस जो हमारा है कुछ ये आया है बेस हमारा। और बेस को एक बार देखते हैं, देखो ये हमारा O था, ये हमारा B था, ये हमारा A था, ये हमारा P डैश था, ये OA था, और ये हमारा AP डैश था, ये हमारा एक्स आई कैप था, और ये हमारा वाई जे कैप था। तो अब आओ, तो लग रहा है कि यहाँ पर मुझे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाएगा। अब देखो, ये OA वेक्टर हुआ और ये AP डैश वेक्टर हुआ ना, OA वेक्टर और AP डैश वेक्टर हुआ, तो रिजल्टिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, OP डैश को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो OP डैश हमारा क्या होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो क्या कि OP डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, OP डैश वेक्टर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा OA वेक्टर प्लस AP डैश वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AP डैश
वेक्टर। तो ओ पी डैश वेक्टर क्या हो गया आपका, ओ ए वेक्टर क्या एक्स आई कैप अब प्लस ओ पी डैश वेक्टर क्या आपका वाई जे कैप। चलिए तो ये जो वेक्टर हमारा आया, ये वेक्टर हमारा क्या गया, ये वेक्टर हमारा आया क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ओ पी पी डैश, क्योंकि मुझे ओ पी वेक्टर निकालना है, ठीक है। किसमें आना, ओ पी डैश पी वेक्टर में हमको आना है। इसका कुछ ये डायरेक्शन है, क्योंकि जेड एक्सिस का डायरेक्शन जब ये है तो इसका भी डायरेक्शन पी डैश से पी की ओर वेक्टर होगा। यहाँ ओ से सी की ओर वेक्टर है तो यहाँ पे पी डैश से पी की ओर वेक्टर होगा, समझ में। अब आ जाओ किसमें, ओ पी पी डैश। देखो कुछ वेक्टर आपका ऐसा बन रहा है, देखो तो गौर करो तो, ये ओ है, ये है आपका पी डैश है और ये आपका पी है। तो ओ से पी डायरेक्शन में ये वेक्टर है, फिर ओ से पी डैश से या फिर पी डैश से पी है। तो देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल लो अगर लगाते हो तो ओ से पी गया, पी डैश से पी गया, तो इसका टर्मिनल इनिशियल का देखो मिलाया। तो अगेन ट्रायंगल लॉ को हम लोग लिख सकते हैं ओ पी डैश वेक्टर प्लस पी डैश पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, ओ पी वेक्टर। तो ओ पी डैश वेक्टर क्या है आपका, देखो ओ पी डैश वेक्टर क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो गया आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और पी डैश पी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी डैश पी वेक्टर देखो आपका क्या है, पी डैश पी वेक्टर आपका जेड के कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू क्या आ गया, ओ पी डैश। तो फाइनली जो आपका आया क्या, ये ओ पी डैश वेक्टर आपका क्या था, पोजीशन वेक्टर क्या आ गया आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये देखिए आपका बनकर क्या आ गया, ओ पी वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया। और इसमें जो ये एक्स वाई जेड है, इस एक्स वाई जेड को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट कहती है, पर इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हम लोग कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फिजिक्स में सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप ये देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था। अब हम लोग इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में देखो सिंपली राइट एंगल थंब रूल लगा लो, तो यहाँ से ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अरे होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर साइड होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगा क्या आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, का रूट ओपी स्क्वायर बराबर ये लगा सकते हैं। और अंडर रूट ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये चीज़ को आप खुद से करेंगे कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाले हैं। अगर निकालने में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ये आया कहाँ से, तो मैं हिंट किया हूँ ये चीज़ों को, ठीक है। अगर नहीं निकलेगा तो मुझे बताना है, मैं उसका एक वीडियो फिर ऐड कर दूंगा इसमें। तो आपने देखा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया, कुछ नहीं, बस जो भी वेक्टर आपका था, जो भी पोजीशन वेक्टर था, उसका स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ करके उसका रूट ले लिया, तो आपका फाइनली मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो कंपोनेंट वेक्टर दे रखा है। एक वेक्टर है जिसका हमारा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है। दूसरा हमारा वेक्टर b है, ये हमारा b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। हमको दो वेक्टर को क्या करना, जोड़ना है। दो कंपोनेंट वेक्टर को हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, तो कहता है कि सारे का है ना, आई कैप का स्केलर कंपोनेंट को जोड़ दो, फिर जे कैप के दोनों का स्केलर कंपोनेंट को जोड़ दो, फिर के कैप के दोनों का स्केलर कंपोनेंट को जोड़ दो। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ a1 प्लस b1 आई कैप है ना प्लस a2 प्लस b2 जे कैप प्लस a3 प्लस b3 के कैप, इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को हमको घटाना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, तो a1 में से b1 को घटा दो, a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप, दोनों को घटा दिए। इसी में अगर पूछे बताइए लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर क्या होगा, तो लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर है, तो वेक्टर ए का जो स्केलर कंपोनेंट है सारे में लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रहेगा, लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए सॉरी लेमडा टाइम्स ऑफ a1 आई कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a2 जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a3 के कैप, ये हमारा हो गया।
इसी में एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, और इसको समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि मान लो लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी एनी टू वेक्टर, ये हमारा क्या है, कोई दो वेक्टर है, एंड एम एंड एन बी स्केलर, एम एन बी स्केलर। दे पहला क्या कहता है कि आप क्या करो ना कि m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कर लो और फिर n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए करके दोनों को जोड़ो। उससे अच्छा है कि आप दोनों स्केलर कंपोनेंट को जोड़ करके उसके बाद फिर वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा कहता है कि आपके पास दे रखा है कि m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए करो, m टाइम्स ऑफ वेक्टर बी करो। उससे अच्छा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को जोड़ करके उसमें आप क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारा है। ये हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। एक रह रहा है और दिमाग में आ नहीं रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में थोड़ा सा उसको आप बुक्स में एक सेकेंड हम देख ले रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी देखो इस काम को कहता है कि हमको दे दिया कि ऐसा है कि पहले क्या करो, m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए करो, फिर m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए करने के बाद से n से फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले आप m और n का मल्टीप्लाई करके फिर उसमें वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक लगता है दिखा नहीं होगा आपको, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारा क्या था, यही हमारा था कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर वगैरह। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो। ये तो बस प्रोसीजरल हम बता चुके हैं और आप इसको अप्लाई करना, और जो भी वगैरह मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह तो हम लोग एक्सरसाइज 10.2 तो अभी हम करेंगे ही, तो उसमें हम लोग चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनली जो मेरा ये वीडियो लेक्चर बन रहा है ना, बोर्ड स्पेशली 4 मंथ का मैं कोर्स लेकर के आया हूँ, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग सिलेबस को आपका फिनिश कर दे। ठीक है ना, क्योंकि टाइम का स्कार्सिटी मेरे पास भी रहता है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। हम लोग किसी वेक्टर के ये लोग यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लेते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं कि मान लो हमारे पास कुछ वेक्टर ए है और वेक्टर ए हमारा कुछ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर ए के लोग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर के लोग जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसके ऊपर टोपी पहना दो, और ये होता है इक्वल वेक्टर ए में उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखो वेक्टर ए आपका क्या है, वेक्टर ए तो आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो सबके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का जोड़ करके फिर उसका अंडर रूट आप ले लो। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब सबको अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करोगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप है ना, प्लस वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इसी से निकलता है। और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि यही हमारा कुछ वेक्टर ए दे दिया, कुछ यही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमारे पास दे दिया। अब ये देने के बाद से आपको पूछा कि आप बताइए भैया कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। क्या बताना आपको, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। जब इसका डायरेक्शन रेशियो पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है, इस वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है वही क्या हो जाता है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो एक्स वाई जेड इसका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो हो गया। और अगर इसी का पूछा जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ नहीं है, सही जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो उसका स्केलर कंपोनेंट होगा वही डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो वेक्टर एक क्या था आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अलग अलग करोगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, आई कैप प्लस वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप।
ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर हुआ। और इन सारे का जो ये सब जो स्केलर कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के भी हम लोग देख सकते हैं। आप पॉज लेकर के इसका लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, और हम आगे से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आप पॉज ले सकें इस वीडियो का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये कोई वेक्टर ए दे रखा है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका हमको निकालना, पहला इसका निकालना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है हमको इसके अलोंग। ठीक है, दूसरा हमको निकालना डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ये बताना है। और तीसरा हमको बताना डायरेक्शन कोसाइन। क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या कहें, ए कैप क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए के में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर ए में इसी के मैग्नीट्यूड से, मतलब इसी के मैग्नीट्यूड से, मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। यूनिट वेक्टर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, इसी में इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, दैट इज क्या हो जाएगा आपका ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय √3, दैट इज 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, तो आ गया। अब क्या पूछा, डायरेक्शन रेशियो। तो दूसरा डायरेक्शन रेशियो के लिए हम क्या बता चुके हैं अभी आपको, डायरेक्शन रेशियो बताया तो जो वेक्टर दे रखा तो उसका स्केलर कंपोनेंट, तो 1 1 1, ये क्या गया आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तीसरा क्या बता, डायरेक्शन कोसाइन। क्या पूछे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन होगा, हमने क्या बताया कि जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, और उसके बाद उसका जो स्केलर कंपोनेंट आया 1/√3 1/√3 1/√3, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ वेक्टर था। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या कंडीशन है दो वेक्टर कोलिनियर होने का। कोलिनियरिटी वेक्टर क्या होता है, दो या दो से अधिक वेक्टर अगर सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसा तो हमारा ये वेक्टर ए है ना, और ये हमारा वेक्टर बी है, क्या हो सकता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी जो होगा दुगना होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, यही ना कुछ भी होगा जी, और तो कुछ नहीं होगा। अगर निगेटिव रहेगा तो -7 के साइन के साथ आ जाएगा, यही कुछ होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, अगर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी अगर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ लेमडा क्या है, लेमडा हमारा ये स्केलर है। ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तो वेक्टर हमारा कोलिनियर है। लेकिन हम लोग कंडीशन की बात करने वाले हैं कि दो वेक्टर के कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है। तो हम लोग करते हैं कुछ नहीं भैया, तो हम लोग वेक्टर ए हम ले लिए कि हमारा है A1 आई कैप है प्लस A2 जे कैप है और A3 के कैप है, और वेक्टर बी जो हमारा है B1 आई कैप है, B2 जे कैप है और B3 के कैप है, ये हमारा वेक्टर है। तो रख देते हैं यहाँ पर भैया, वेक्टर ए क्या हो जाएगा आपका, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ B1 आई कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B2 जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B3 के कैप। अब इसको क्या करो कि लाइक कंपोनेंट के साथ इसको कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा, A1 इजकल हो जाएगा आपका लेमडा टाइम्स ऑफ B1 आई कैप को आई कैप के साथ, उसी प्रकार A2 इजकल टू लेमडा टाइम्स ऑफ B2 जे कैप को जे कैप के साथ, उसी प्रकार A3 इजकल टू लेमडा टाइम्स ऑफ B3। तो लेमडा इजकल टू क्या रहेगा आपका A1/B1, लेमडा इजकल टू क्या रहेगा यहाँ से A2/B2, लेमडा इजकल टू यहाँ से क्या रहेगा A3/B3। ठीक है, तो ये हमारा है। अब चूंकि ये सब बराबर है तो क्या रहेगा आपका A1/B1 इज इक्वल्स टू A2/B2 इज इक्वल्स टू A3/B3। सारा का सारा किसके बराबर, लेमडा के ही तो बराबर है।
तो A1/B1 इजकल टू A2/B2 इजकल टू A3/B3, कुछ लेमडा कुछ कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। यही हमारा क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। यही हमारा क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो किसी कांस्टेंट के इक्वल आता है, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो किसी कांस्टेंट के इक्वल आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों वेक्टर हमारा क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ कोलिनियरिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग ले लेते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं क्या कि चलो भैया, ये हमारा कुछ हो गया, वेक्टर हो गया आपका ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी है हमारा कुछ 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये ले लिए। और दिखाओ कि ये दोनों वेक्टर क्या है, सो दैट वेक्टर ए एंड इफ दे दो क्वेश्चन में कुछ आर कोलिनियर। क्या बोले, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा, देखो 3 4 5, और वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा 6 8 और 10। तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो ले लो, तो 3 का 6 के साथ रेशियो, 4 का 8 के साथ रेशियो और 5 का 10 के साथ रेशियो। तो ये देखो कि ये भी किसके बराबर, 1/2 भी आएगा, ये भी देखो 1/2 आएगा, ये भी देखो 1/2 आएगा, तो ये 1/2 के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या देंगे कि दोनों वेक्टर हमारा क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, यही हमारा है। कभी कभी क्या करेगा, इनमें से कोई एक टर्म मिसिंग कर देगा, उसके बाद कहेगा आपको कोलिनियर दिखा, मतलब के किस वैल्यू के लिए वेक्टर आपका कोलिनियर होगा, मतलब दे दिया कि आपका वेक्टर कोलिनियर है, तो फिर से क्या करना, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो ले लेना। ठीक है, उसके बाद से फिर वहाँ से के का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। ठीक है, और विशेष क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग करेंगे। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी जब हो गया, तो अब हमारी बारी है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को पढ़ने का। तो पढ़ते हम लोग वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इसको हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टडी करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे टॉपिक्स को।